इमोशन होना क्या हुँ। प्रॉफिट का ही सौदा है या फिर सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है? मैम इमोशन में ही नुकसान होता है। मोस्टली नुकसान इमोशन में ही होता है। हुँ, और मैं तो कहूँगा आपके व्यूअर्स को कि गूगल करें सिंपल कि भई स्टॉक मार्केट में कॉमन बायसेस क्या-क्या हैं। हुँ, है ना? जैसे लॉस अवर्जन बायस हमने कमिटमेंट बायस हो गया, हर्ड मेंटालिटी हो गया। तो ये हुँ, सब जो बायसेस हैं इमोशंस ही हैं। तो इसी के कारण लॉस होता है मैम। इस पे किताबें लिखी गई हैं, मोटी-मोटी किताबें सिर्फ़ बायसेस और इमोशंस को लेके लिखी गई हैं कि भई हुँ, आपको स्टॉक मार्केट में किन-किन चीज़ों को अवॉइड करना है। कौन-कौन से इमोशंस आपको कंट्रोल करने हैं, कौन-कौन से इमोशंस आपको साइड करने हैं। और इमोशंस ज़ीरो नहीं हो सकते मैम, बट आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद देम, हाउ टू प्ले विद देम, हाउ टू, बिकॉज़ तब आप उसको अपने फ़ेवर में मोल्ड कर पाओगे। जैसे जब कोविड का फॉल आया, क्योंकि हम लोग, हमारी फैमिली बहुत स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर रही है, हमने बहुत सारे डाउन साइकिल देखे हैं, ठीक है। तो जब कोविड का फॉल आया मैम, तो आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट, मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज हमारे पोर्टफोलियो 30% प्लस डाउन थे अच्छा। इन जस्ट 1 वीक। हुँ, जब मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया, उसके एक हफ्ते में मार्केट ने 2-3 सर्किट मारे, लोअर सर्किट। हुँ, 15% पे शायद सर्किट हिट होता है निफ्टी का। तो एक हफ्ते में वी वर डाउन बाय 25-30% और मे बी मोर। तो हम लोग तो रात को मतलब रोज़ मैं और मेरे फादर बात करते थे, यार आज कितना रह गया तेरा पोर्टफोलियो की जी, आज आज 5% डाउन है, एक एक दिन में 5% 7% डाउन। हुँ, तो हम लोग तो हंसते, खाना खाते, रात को जाके सो जाते। हुँ, तो ये मतलब ठीक है, इसमें ओवर टाइम एक्सपीरियंस और मतलब आप थोड़ा रफ एंड टफ भी होते हो मार्केट में, लेकिन वो टाइम आपको देना पड़ेगा। हुँ, है ना? तो इमोशंस के कारण बहुत इमेंस लॉस होता है मैम। और मैं दूसरों की क्यों बोलूँ मैम, मैंने खुद लॉस किया इमोशन के कारण। जैसे मैं एक रिसेंट एग्जांपल लूँ, अब जहाँ पे एक कंपनी हमने इन्वेस्ट की थी ऑलमोस्ट पीक पे, नवंबर 2024 में। हुँ, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, अगेन आई वुड नॉट नेम। तो हम इसके प्रमोटर से मिले। दिस कंपनी वाज सप्लाइंग एफएमसीजी गुड्स टू ऑल द बिग ब्रांड ऑफ कंट्री, ऑल द बिग अच्छा। ब्रांड, मतलब इंक्लूडिंग एमएनसीज। हुँ, है ना? तो इटली तक एक्सपोर्ट करती थी, विच इज़ अ वेरी क्वालिटी सेंसिटिव मार्केट एज फार एज एफएमसीजी आइटम्स आर कंसर्न। हुँ, तो प्रमोटर वाज रियली पॉलिश्ड, वेरी चार्मिंग, ही हैड अ प्लान, एवरीथिंग। एक बहुत रिनोन्ड फैमिली ऑफिस ने, विच इज़ मोर देन अ लाख करोड़, मतलब उनका वर्थ लाख करोड़ से ऊपर का होगा। हुँ, उन्होंने उसमें 8% स्टेक लिया था। एवरीथिंग लुक्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, कपल्ड हुँ, विद मार्केट। हाँ, तो यहाँ पे इमोशन ने हमको थोड़ा सा डिच किया। हुँ, तो हम थोड़ा इमोशन में बह गए, क्योंकि वही माहौल ऐसा था कि यार स्मॉल कैप माइक्रो कैप में पैसा डालो, 3 महीने में डबल ले लो। हाँ, तो वो उस टाइम वो लगा कि यार ये स्टोरी तो एकदम परफेक्ट फिट बैठता है डबल होने का। हुँ, तो वो सारा जो ऑरा जो देखा हमने, उसके उसके इमोशन में हम ऐसा ट्रैप हुए हुँ, कि हम बैलेंस शीट में एक दो आइटम विच वर प्रोमिनेंट, हुँ, उसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, उस पर हमने क्वेश्चन ही नहीं किया। मतलब हमने देखा नहीं तो हमने क्वेश्चन नहीं किया। हुँ, तो भाई हमें तो लगा कि यार सब कुछ अच्छा अच्छा है, इतना बड़ा फंड 8%, इतना बड़ा फैमिली ऑफिस 8% स्टेक ले रहा है एट अ हायर वैल्यूएशन, हमको तो थोड़ा सस्ता मिल रहा था, उससे 10% डाउन था मार्केट में। हाँ, तो हमने इन्वेस्ट किया एंड वी एग्जिटेड एट अ लॉस ऑफ 50%। उसके ऑडिटर ने दो क्वार्टर के बाद रिज़ाइन कर दिया, और जो ऑडिटर ने जो रेजिग्नेशन में जो कारण दिया, हुँ, वो कारण हमने देखा कि यार ये तो बैलेंस शीट में साफ दिख रहा था, हमने सवाल क्यों नहीं पूछा इस पे। हुँ। वी टुक अ लॉस इन दैट शेयर, बट वो ओवरऑल पोर्टफोलियो इतना बड़ा और वाइड होता है कि दिखाई नहीं देता। तो उस चीज़ से फिर ओवरकम कैसे किया आप लोगों ने? वो वहाँ का लॉस है, वो लर्निंग है। आई वुड कॉल इट अ लर्निंग रादर देन अ लॉस। हुँ, और मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पोर्टफोलियो में 15 शेयर है, कोई सारे थोड़ी चलते हैं। जो परफॉर्मर होते हैं वो 4 या 5 ही निकलेंगे, हुँ, उसी के कारण आपके पोर्टफोलियो का कैगर बनता है। तो वो हमारे परफॉर्मर बहुत है, हमारे पास 4-5 से ज़्यादा है। तो वो पूरे पोर्टफोलियो का वेट उठाते हैं। बट अगर वो मिस्टेक नहीं किया होता तो शायद 1% और ऊपर होते हम लोग। हुँ, अगर आज हम एक्स कैगर दे रहे हैं तो शायद हुँ, हम X+1 कैगर देते उस हुँ, अगर वो गलती ना हुई होती तो। हुँ। तो वो बेसिकली इमोशन में नहीं बहते थे। इमोशन, वो इमोशन के कारण वो धुंधला हो गया, जो एक फैक्ट हमारे सामने था। हाँ, इट वॉज राइट बिफोर अस, बट वी डिड नॉट सी इट, बिकॉज हम इमोशन में बह गए कि यार प्रमोटर इतना अच्छा, वाओ ये फैमिली ऑफिस पैसा डाल रही है, हुँ, इटली को सप्लाई कर रहा है, सारे एफएमसीजी प्लेयर को नया प्लांट आ रहा है। ऑल दोज थिंग्स रिजल्टेड इनटू वी नॉट लुकिंग इनटू अ वेरी प्रोमिनेंट फैक्ट दैट वाज देयर ऑन द बैलेंस शीट। हुँ, और अगर ये सब चीज़ों के इमोशन में नहीं आए होते, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन होता कि बॉस ये एडवांस किस चीज़ का है, बिकॉज हुँ, इट वॉज अ बिग आइटम हुँ। इन द बैलेंस शीट। और अनुज यही गलती ना मुझे लगता है कि आपके जैसे जैसे आप अपने अपना केस बता रहे हो, कई इन्वेस्टर ऐसी गलती कर जाते होंगे और ऐसी गलती करने वालों को या उससे पहले ऐसी गलती में ना फंसे उनको क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे? मैम वही है कि आप मतलब फंडामेंटल और आपके जो क्वेश्चन है उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो हमने मतलब किसी भी इन्वेस्टर के लिए मैं मतलब ऐसे ऐसे बहुत अच्छे नामी इन्वेस्टर जो है, बहुत ही रिनाउंड इन्वेस्टर, आई नो फ्यू ऑफ देम। तो उनके पोर्टफोलियो में भी आपको गलतियाँ मिलेंगी। इवन मतलब आई मीन
स्वर्गीय आप राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो देखो तो सारे शेयर कोई मल्टी बैगर नहीं थे। ठीक है, मतलब हाँ हमसे तो बहुत ऊपर बहुत ही वो थे वो, लेकिन उनके भी एक आध शेयर ऐसे रहे होंगे जो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, है ना। तो हमारी क्या औकात है। तो इट्स अ लर्निंग जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगी। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपके जो क्वेश्चन है आप इमोशन में मत बहो। आपके जो चेकलिस्ट है आप उसको पूरा सैक्रोसैंक्टली विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ आप उस चेकलिस्ट को पूरा करो कि बॉस ये सवालों के जवाब मुझे चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पास करूंगा इस अपॉर्चुनिटी को। तो एक तो मार्केट में क्या होता है ना, जो मतलब इंटरमीडियरीज जो हैं कई बार वो जैसे प्रेफरेंशियल हो रहा है या प्री आईपीओ राउंड वगैरह में, तो ये लोग ऐसा फोमो क्रिएट करते हैं, नहीं नहीं कल तक बताना है आपको, नहीं तो निकल जाएगा। और उस समय आपको लगता है क्योंकि वो आपको सेलेक्टेड चीज़ें बताएंगे तो वो आपको लगेगा कि यार इतना अच्छा शेयर है यार, कल तक बताना है यार, 2-3 चीज़ें देखी बस आपने फटाफट जैसा हमने वो वाले केस में किया, और फिर आपने डिसीजन ले लिया। हाँ। नहीं जा रहा है तो जाए भाई, जल्दी है तो ठीक है रहने दो, मैं कुछ और देख लूंगा। हाँ। ये जो बोलने का जो वो है ना, अच्छे मार्केट में, गंदे मार्केट में तो कोई पैसा नहीं डाल रहा, तो अच्छे मार्केट में ये बोलने का जो के लिए जो इमोशन चाहिए वो डेवलप करना है, और मतलब फोमो में ना आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा गंदा मार्केट का क्या कंपैरिजन है मतलब? अच्छा गंदा वाला मतलब जहाँ पे हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है मैम। देखो मार्केट ना दोनों तरफ इलॉजिकल है, जब वो गिरेगा तो इलॉजिकली गिरेगा, जब वो बढ़ेगा तो इलॉजिकली बढ़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक शेयर में हमने इन्वेस्ट किया, तो हमने 130-35 रुपए के दाम पे इन्वेस्ट किया। तो मार्केट में एक र्यूमर था कि इसको कोई कंपनी खरीद रही है, तो मार्केट में र्यूमर था और उसका प्राइसिंग भी था, तो प्राइसिंग था शायद 260-70 के आसपास का। तो हमने कहा यार 260 में 70 में ये कंपनी एक्वायर हो रही है और उतना ही मार्केट प्राइस आ गया, तो हमने कहा एग्जिट ले लेते हैं। तो वो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई 290 के आसपास में, और हमने 270 में एग्जिट ले लिया। अब बताओ कोई गलत तो नहीं किया। जब वो कंपनी की पूरी वैल्यू, जो बंदा एक्वायर कर रहा है पूरी कंपनी, उसको तो पता है ना कितनी वैल्यू है। चलो मेरा 270 गलत था, 300 की वैल्यू थी, लेकिन आज वो 400 रुपये का है इन जस्ट 1 वीक ऑफ अनाउंसमेंट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या मार्केट को उस कंपनी की वैल्यू ज़्यादा पता है बनस्पत उस आदमी के जिसने वो पूरी कंपनी खरीदी है, जिसने 3000 करोड़ की वो कंपनी खरीदी, उसको नहीं पता कि ये कंपनी 300 रुपये की है कि 400 रुपये की है प्रति शेयर, और मार्केट को पता है कि नहीं ये 300 की नहीं है, ये 400 की है। तो मार्केट के अपने इमोशन अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे तो आप मार्केट के इमोशन को देख पाओगे कि भाई कहाँ पे एबनॉर्मेलिटी या इनएफिशिएंसी आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनएफिशिएंसी है। ठीक है मेरा 100 रुपये का लॉस हुआ, बट मेरे को क्या पता था कि मार्केट का इमोशन इस तरीके से प्ले करेगा। अनुज, अगर मैं बुल मार्केट की बात करूं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और बियर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो इन दोनों में आके डेंजरस सिचुएशन कहाँ बनती है? दोनों ही डेंजरस है मैम। अगर बुल मार्केट में आप ओवर कॉन्फिडेंस हो तो इसका मतलब आप ऊंची वैल्यूएशन पे एंटर करोगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मार्केट के अपने इमोशन है। तो बुल मार्केट में मार्केट भी चीज़ों को ओवर वैल्यूड जोन में ले जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक कंपनी का आपको एग्जांपल दिया कि भाई जो बंदा कंपनी एक्वायर कर रहा है वो कहता है 300 रुपये शेयर है, बेचने वाला 300 पे राजी है, खरीदने वाला 300 पे राजी है, मार्केट कहता है नहीं भाई तेरा 300 का नहीं है, तेरा 400 का है। अरे भाई मार्केट कौन होता है ये बताने वाला, ये एसेट कितने रुपए की है? वो तो दोनों लोगों को पता है ना, खरीदने वाले को पता है, बेचने वाले को पता है, लेकिन मार्केट कहता है नहीं मुझे पता है। तो बुल मार्केट में अगर आप एंटर कर रहे हो तो मार्केट ओवर वैल्यूड जोन में है। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स अनलेस एंड अनटिल कि आपको बहुत अच्छा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो किसी बिजनेस की, आपको पता हो कि यार अभी तक ये बुल मार्केट का पार्ट नहीं बना है, मतलब वो बेसिकली बिलो द रेडार है अभी भी। ठीक है, तो वो बहुत ही सेलेक्टिव आपको घुसना पड़ेगा, तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इस टाइप के शेयर। ऐसा नहीं है कि बुल मार्केट में सारे शेयरों में बुल होता है, सारे शेयर ओवर वैल्यूड होते हैं, सारे शेयरों में तेजी होती है, ऐसा नहीं है। तो ना ही बियर मार्केट में ऐसा होता है कि सारे शेयर डाउन होते हैं, कुछ कुछ स्टोरी चल रही होती है तब भी। तो मतलब बेसिकली अगर आपने इमोशंस को सही से कंट्रोल किया तो आप एंटर करोगे बियर मार्केट में और एग्जिट करोगे बुल मार्केट में। अच्छा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आप मतलब सिर्फ भगवान बता सकता है कि कब बुल मार्केट का पीक है और कब बियर मार्केट का बॉटम है। तो ये आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते आप, लेकिन आप उसके अराउंड काम कर सकते हो सकता है आपने मार्च के बॉटम में इन्वेस्ट ना किया हो, अगर आपने फरवरी में भी इन्वेस्ट किया होता तो आज आप बहुत डिसेंट रिटर्न में हो। अच्छा, कई इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो कंपनी में शेयर लेने से पहले कहीं ना कहीं वो ये देखते हैं कि कंपनी में डिविडेंड कहाँ पे मिल रहा है, तो उससे भी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या ये भी एक इमोशन का पार्ट है? ये तो इमोशन का पार्ट तो नहीं, शायद बायस हो सकता है। जैसे मतलब डिविडेंड कंपनी अपने प्रॉफिट में से दे रही है मैम,
तो मतलब मैं ये जो आपने बात बोली ना, ये खासकर हमारे से पहले की जो जनरेशन है उसमें बहुत कॉमन है। उनको डिविडेंड दिखाई देता है क्योंकि वो बैंक में आता है, तो उनको अच्छा लगता है कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती हो। बट उसका एक साइड इफेक्ट भी है। जो कंपनी सारा पैसा अपना डिविडेंड में दे रही है, तो इसका मतलब उसका ग्रोथ पे फोकस ही नहीं है। क्योंकि अगर किसी को ग्रोथ करनी है, किसी को नई फैक्ट्री डालनी है, नया एक्सपेंशन करना है, तो उसको पैसा चाहिए। तो अगर वो सारा पैसा डिविडेंड में दे रही है, दैट मीन्स उसके पास कोई प्लान नहीं है ग्रोथ का। और जनरली जो मैंने देखा है मार्केट में, मार्केट अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनियों को वैल्यू नहीं करती है, मार्केट ग्रोथ को वैल्यू करती है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी देखनी चाहिए जो डिसेंट डिविडेंड देती हो और ग्रोथ प्लान हो जिसके। तो मतलब जो 100% प्रॉफिट डिविडेंड में बांट देती है वो कंपनी मेरे लिए तो कम से कम नो है। क्योंकि कल को अगर मान लो उसकी इच्छा भी हुई एक्सपेंशन करने की, पहली बात तो उसका इच्छा है नहीं एक्सपेंशन करने की, क्योंकि अगर उसकी एक्सपेंशन करने की, बढ़ाने की इच्छा होती बिजनेस को, तो वो डिविडेंड नहीं दे रहा होता, बिकॉज उसको पता होता कि यार मेरे को कल को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो डिविडेंड में सारा पैसा बांट दूंगा, तो जब मुझे एक्सपेंशन करना होगा, ग्रोथ लेना होगा, तब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, है ना। तो मैं आई वुड बी लुकिंग फॉर अ कंपनी जो डिसेंट डिविडेंड देती हो। डिविडेंड देने से ना एक, या इट्स अ वेरी गुड एंगल। तो डिविडेंड देने से आपको एक प्रमोटर का मेंटेलिटी का भी पता चलता है। हाँ, जैसे कई लोग ना वैल्यूएशन बनाने के चक्कर में मार्केट में लिस्टिंग करके आईपीओ लेके आ तो गए, हाँ, बट वो अभी भी उनकी मानसिकता ये है कि यार ये मेरी कंपनी है पूरी। तो जो प्रमोटर डिसेंट डिविडेंड दे रहा है, मान लो मेरे ख्याल से 20 से 25% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज अ डिविडेंड इज अ हाँ, डिसेंट अमाउंट। तो जो आदमी डिसेंट अमाउंट का डिविडेंड दे रहा है, इसका मतलब वो इस मानसिकता का नहीं है कि ये कंपनी मेरी है। उसको पता है यार इसमें और भी लोग मालिकाना हक रखते हैं जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, है ना। तो वो माइंडसेट का एक इंडिकेटर है डिविडेंड देना। तो यस, डिविडेंड शुड बी देयर, बट नॉट ऑल द प्रॉफिट और मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, ट्रेडिंग वर्सेस अगर इन्वेस्टिंग की मैं बात करूं तो बीपी ज़्यादा कहाँ बढ़ जाता है इन्वेस्टर्स का? ऑब्वियसली ट्रेडिंग मैम। आप स्क्रीन नहीं छोड़ सकते, आपका ओपन एक्सपोजर है, आपका आपने वो लिया हुआ है, पोजीशन ली हुई है, तो आप स्क्रीन ही नहीं छोड़ सकते। आपका जो नॉर्मल जो जॉब है या बिजनेस है वो सफ़र करेगा कहीं ना कहीं। तो मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब अगर हम, इफ़ द टॉपिक इज़ इन्वेस्टिंग एंड इमोशन, इमोशन। तो ये ट्रेडिंग तो आउट ऑफ टॉपिक है मैम, रियली सॉरी, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज़, फॉर मी इन्वेस्टिंग इज़ ओनली लॉन्ग टर्म। अगर आपका मानसिकता वो नहीं है तो आप इन्वेस्टर हो ही नहीं। मेरे लिए इन्वेस्टर वो है जो शेयर लेगा और पूरी थीसिस को प्ले आउट होने देगा, जिस थीसिस के बेस पे उसने शेयर खरीदा है। तो वो 2 साल ले, 3 साल ले, 5 साल ले, जब तक वो उस डायरेक्शन में है तो वो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखेगा, यानी कि इमोशंस को अपने साइड रखेगा और वेट करेगा स्टोरी के प्ले आउट होने का, थीसिस के टर्न आउट होने का और स्टोरी के प्ले आउट होने का, मार्केट में एक्नॉलेज होने का। तो ट्रेडर का तो माइंडसेट एकदम ही डिफरेंट है मैम। मेरे हिसाब से तो ट्रेडर मतलब मैं तो किसी, मतलब मैं कभी ट्रेडर नहीं बनना चाहूँगा मैम। अच्छा। हाँ, 1-2% के लिए आप अपना बीपी बढ़ाओ, स्क्रीन से चुपके रहो, इसका क्या मतलब है, कोई सेंस ही नहीं बनता। और जबकि असली पैसा बनता है मल्टी बैगर रिटर्न में, जो मैंने आपको एक केमिकल कंपनी का एग्जांपल दिया। बिल्कुल। 3 साल हमने वेट किया, सब लोग हमें कह रहे थे कि यार तुमने क्या ले लिया, क्यों ले लिया, 40% डाउन है, 50% डाउन है, बेचो इसको। हमने कहा नहीं रुको, सही डायरेक्शन में जा रही है, और फिर हमने 9 महीने में 5x करके बेचा इन जस्ट 9 मंथ। हाँ, उसमें रैली भी आया था बहुत तगड़ा जब कोविड के बाद का, लेकिन जो भी है, बट वी मेड मनी। तो असली मनी तो 2-4% कमाने में नहीं है, जो कि ट्रेडर मानसिकता है। असली मनी तो इन्वेस्टिंग में है, आप उसको मल्टी बैगर होते हुए देखो। अच्छा, कुछ देर पहले ना आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अब डिफेंस में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। हाँ जी। कुछ और सेक्टर के ईवी की भी आप बात कर रहे थे। आने वाले टाइम पे और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो हमें आगे की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो हैं वो शायद हो सकते हैं कि इमोशन हो गया या फिर स्ट्रैटेजिकल हो गया, उस और बढ़ सकते हैं? तो मैम जैसे मतलब जिस तरीके से, मतलब अगर हम इंडिया एज अ कंट्री देखें या गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट देखें, जो गवर्नमेंट कहाँ अपनी पूरी फोर्स लगा रही है, कहाँ अपना पॉलिसी मेकिंग में कहाँ क्या फोकस एरिया है, तो आप देखोगे कि सारा फोकस एरिया, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले लो, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ले लो, आप यू टेक एनी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज रिवॉल्विंग अराउंड मैन्युफैक्चरिंग। और ये भी सच है कि मैम अगर इंडिया को अच्छा ग्रोथ अचीव करना है यहाँ से, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग ही बढ़ा सकते हो आप भाई। ट्रेडिशनली 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सर्विस जैसे सैचुरेशन की तरफ आ रहा है। आप जितनी बड़ी आईटी कंपनीज है, आप देखो सबके नंबर मतलब स्टेगनेंट हो चुके हैं, ठीक है। और मतलब बिना बोले साइलेंटली फायरिंग वगैरह भी चल ही रहा है सेक्टर में, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर आपका इंडियन जीडीपी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करेगा उस तरीके से। एग्रीकल्चर का जो लैंड एरिया आपका सेम ही रहना है, थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा लोगे, ठीक है। बट एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो गुड सेक्टर, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का थ्रस्ट एग्रीकल्चर पे भी बहुत है। जो मोदी जी ने कमिट किया है कि वो फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे, देयर आर सो मैनी
स्कीम्स जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को लेके आ रही है, बट एग्रीकल्चर का क्या है, जो कोर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई नहीं है ना। तो मतलब जैसे आप उसके पेस्टिसाइड ये सब एग्रोकेमिकल में जा सकते हो, इस टाइप की चीज़ें, या एग्री मशीनरी वगैरह लिस्टेड प्लेस में मिल जाएगा, लेकिन मेन जो एग्रीकल्चर है उसका स्टॉक मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है। तो लेट अस फॉरगेट दैट सेक्टर फॉर नाउ। तो तीसरा क्या बचा, मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर इंडिया को ग्रो होना है, अगर आपको लगता है इंडिया इज़ अ स्टोरी टू इन्वेस्ट इन, देन इट हैज़ टू बी मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में भी माई पर्सनल माई पर्सनल लाइकिंग इज़ वो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट सेंट्रिक है, या वो कंपनियां जिनका एक्सपोर्ट में ऑलरेडी रिलेशनशिप है, जिनकी क्वालिटी ऑलरेडी टेस्टेड बाय बिग प्लेयर्स ऑफ ग्लोबल मार्केट्स हैं। और मेरे ख्याल से वो कंपनियां एक ऐसे फुटिंग पे बैठी है कि जैसे जैसे हमारे एफटीआई इफेक्ट में आते जाएंगे, वैसे वैसे एक इमेंस आप देखोगे ट्रैक्शन इन कंपनियों के पीछे आने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है। तो पीपल आर वेटिंग, जो बड़े बायर्स हैं यूरोप यूएस के, दे आर वेटिंग फॉर अ ट्रेड डील विद इंडिया टू हैपन, सो दैट हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड में आए। क्योंकि हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल उतना बड़ा नहीं है कि हम चाइना की कॉस्ट लेवल पे पहुंच पाए। लेकिन अगर ये जो एफटीए हो जाता है और हमको ड्यूटी बेनिफिट जो मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो गैप है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा। इन सम सेक्टर तो हम बेनिफिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारे सेक्टर में इनएफिशिएंट है एज कम्पेयर टू चाइना बिकॉज ऑफ द स्केल, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग बहुत एफिशिएंट है चाइना से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, पर्टिकुलरली गारमेंटिंग। तो ये कंपनियां, मेरे ख्याल से ये पूरा थीम जो है, ये पूरा थीम अगले 5 साल 10 साल का है। मतलब डिफेंस में तो क्या है कि मेरे को कभी कभी डर लगता है कि यार जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें वैल्यूएशन गैप बचाए कि नहीं बचाए। मतलब आप समझो 100, 150, 200 की पी पे शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो नॉर्मली पता नहीं मतलब व्यूअर्स ने कभी इस एंगल से देखा है कि नहीं देखा है। पी का मतलब है कि प्रॉफिट का कितना टाइम आपका मार्केट कैप है, मतलब कंपनी की वैल्यू कितना है। तो बेसिकली 100 की पी का मतलब है कि उस कंपनी की टोटल आज जो वैल्यू है वो कंपनी अगले 100 साल में उतना पैट करेगी। तो 100 साल तो किसी को जीना नहीं मैम। तो वो वैल्यूएशन लेवल पे पहुंच गया है। तो डिफेंस बहुत अच्छा करेंगी, कंपनियों की टॉप लाइन बहुत अच्छे कैगर से बढ़ेंगी। मेरे को ऐसा भी पता है कि गवर्नमेंट कंपनियों को फोर्स कर रही है, भाई तू ऑर्डर ले, तुझे करना है ये काम। आई हैव हर्ड इट फ्रॉम प्रोमोटर्स कि बॉस गवर्नमेंट का प्रेशर है, ऑर्डर लेना है और ये काम करके देना है। क्योंकि मेक इन इंडिया गवर्नमेंट इतना सीरियसली ले रही है मेक इन इंडिया को कि भाई वो कह रही है तू क्यों नहीं लेगा ऑर्डर, तुझे बनाना पड़ेगा। तो ये दिस लेवल ऑफ मेक इन इंडिया इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। सो बेसिकली, लेकिन वैल्यूएशन पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है डिफेंस में। अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे ढूंढना इज ट्रिकी राइट नाउ, बट अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग इज थीम फॉर नेक्स्ट 5 years आई थिंक।